दुश्मन पर आज 2 घंटे का शो करना इसलिए लाजमी था कि उनकी अक्लों को जरा ठिकाने लगाया जाए, उनको जरा हकीकत दिखाया जाए, जरा उनको आईना दिखाया जाए। जनाब अंधेरे में आएंगे, चुपके चुपके आएंगे, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। वाह वाह, क्या क्या प्रोग्राम बनाते हो बिपिन रावत, पगले कहीं के। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या जो आओगे? बड़े ही भोले हैं हिंदुस्तानी जो 2 पागलों की कहानी सुन सुन कर खुश हो रहे हैं। सोए तो थे मोदी और बिपिन यही ख्वाब देखकर, मगर जागे तो डरपोक फौजियों को कांपते देखा। भारतीय भगोड़ा फौज यूं ही तो मशहूर नहीं है। भारतीय फौज वाहिद फौज है जो भागने की भरपूर ट्रेनिंग लेती है, जो रात एक बार फिर साबित हो गया। आए तो थे बड़े तुम तराक से कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे, मगर ये हमले की नहीं जनाब, भागने की प्रैक्टिस करके आए थे। जैसे ही इकबाल के शाहीनों को फजा में देखा तो भारतीय चूजे अपने ही कॉकपिट में कांपने लगे कि इकबाल के शाहीन और कायद के नजरिए के पासबान फजाओं का सीना चीरते हुए जब दुश्मन की तरफ बढ़े तो दुश्मन फजाइया ने पलटकर भागने की कोशिश की और भागते भागते 4 बम जंगल में गिरा दिए। वाह 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 वाह, क्या खूब नुकसान पहुंचाया। पूरे 6 दरख्त जला दिए भाई। तालियां भगोड़ों को सलाम है पाक फजाइया के जवानों, तुमने भागते दुश्मन के पीठ पर वार नहीं किया। हम पीठ पर वार नहीं करते, हम सीने पर वार करते हैं। हम अमन पसंद हैं, लड़ना नहीं चाहते, मगर मजबूर करोगे तो काट डालेंगे। तुम्हारे लिए रोने वाला भी कोई नहीं होगा और ये कोई हॉलीवुड की बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है, बल्कि हकीकत है। हो लो खुश हो लो, क्योंकि कुछ ही दिन है तुम्हारे पास जब हम हमला करेंगे और दरख्त नहीं जलाएंगे। समझ तो गए होंगे और सुनने के लिए आज पूरा शो है, 2 घंटे का स्पेशल शो है कि आपको समझाया जाए, जरा आपको थोड़ी अकल आए। सुने जरा। आइए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come and response will come differently. अवाम तैयार है, सब एक हैं। Now it is time for India to wait for our response. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के जवाब के लिए तैयार रहे है। जवाब दिया जाएगा और जवाब इस बार मुख्तलिफ होगा। झूठ का जवाब झूठ से नहीं बल्कि सच से दिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि भारत दुश्मनी में भी झूठ और बेवकूफ़ी का ही सहारा ले रहा है। DGISPR ने भारत को चैलेंज किया कि आए पाकिस्तान की फजाई हुदूद में 21 मिनट रहकर तो दिखाएं। 21 मिनट वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 350 दहशत गर्दों को हमने मार दिया है। बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। I said that our response will be different. See it for yourself. प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है, सब एक हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। इट इज़ योर टर्न नाउ टू वेट एंड गेट रेडी फॉर आवर सरप्राइज। प्रोग्राम में इस वक्त मुझे सुल्तान हाली साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तारिक आफाक साहब साथ मौजूद हैं। सुल्तान हाली साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगी। काफ़ी दिनों से 14 फरवरी के बाद से भारत की जानिब से ऐसी गीदड़ भपकियाँ तो चल रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। ये बदला लिया है, ऐसा बदला लिया है, आए हैं और भाग गए हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं और इत्तफाक ये है कि 14 फरवरी के बाद से मुझे बेशतर भारतीय चैनल्स पे मुज़ाकरात में शिरकत का मौका मिला जहां उनके मुंह से झाग निकल रहा था और वो ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे थे कि जैसे हमारे वो टुकड़े टुकड़े हमें कर देंगे। लेकिन जब उनका जवाब आया तो मुझे बड़ी हंसी आई, मुझे तो बहुत ही हंसी आई कि इस कदर वो यानी कि डरपोक है। एक आर्मी चीफ उनका पुराना साबिक वो टीवी के ऊपर मुझे कह रहा था कि आप लोग भेड़िए हैं और मैंने उसको जवाब में ये कहा था कि हम अगर भेड़िए हैं तो आप गीदड़ हैं। लेकिन आज साबित हो गया कि वो वाकई में गीदड़ हैं, जिस तरह से वो दुम दबा के भागे और हमारे शाहीनों का से मुकाबले के लिए एक लम्हे को भी ना रुके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका नतीजा क्या होगा। वो मिनट में तहस नहस हो जाएंगे।
सुल्तान हाली साहब साथ ही मौजूद रहेगा। तारिक आपकी जानिब मैं आती हूँ। आज़ाद कश्मीर नकियाल सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी की इत्तलात आ रही हैं। अमीर उद्दीन मुगल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानती हूँ। अमीर, ज़रा बताइएगा क्या तफसील है आपके पास? जी, आज़ाद कश्मीर के नकियाल सेक्टर और अब्बासपुर सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में अब से कुछ देर पहले भारतीय फौज की तरफ से गोलाबारी शुरू की गई है सिविलियन आबादी पर। और इस वक्त तक मकामी जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि गोलाबारी की वजह से लोग जो है महफूज पनाहगाहों में चले गए हैं और गोलाबारी जारी है, जबकि पाक फौज की जानिब से भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और ये अभी काफ़ी दिनों के बाद नकियाल और अब्बासपुर सेक्टर में भारतीय फौज की तरफ से आज दोबारा जो है वो गोलाबारी शुरू की गई है। जी ठीक है अमीर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। रात के अंधेरे में जब आए हैं, चुपके चुपके आए हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर पाए हैं, तो अब बुज़दिल भारत को जरा कुछ गुस्सा भी है और कुछ खौफ भी है। और अब किया ये जा रहा है कि नकियाल सेक्टर पर, आबादी पर, जो वहां पर इलाके के रिहायशी लोग हैं, उन पर गोलाबारी की कोशिश की जा रही है। और इसका भरपूर जवाब पाकिस्तानी फौज की जानिब से, पाक आर्मी की जानिब से दिया जा रहा है। आपको मैं इस वक्त बता रही हूँ नकियाल सेक्टर के हवाले से, जहाँ पर ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। बुज़दिल भारतीय फौज की जानिब से इस तरह से अपना गुस्सा निकाला जा रहा है। गुज़िश्ता रात की एयर स्ट्राइक की बात कर रहे थे, क्या किया है वो सब हमारे सामने मौजूद है। किस तरह से आलमी सतह पर जगहसाई इस वक्त भारत की हो रही है कि आए थे वो पाकिस्तान से बदला लेने और क्या ज़बरदस्त बदला लेकर गए हैं। खुद ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। और अब नकियाल सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों पर जो रिहायशी आबादी है, यहाँ पर गोलाबारी की जा रही है। और इसका भरपूर जवाब पाक आर्मी की जानिब से दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बता चुका है हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमसे उलझने की कोशिश की, अगर हमारे मत्थे लगने की कोशिश की, तो फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि शायद नस्लें भी ना बचें याद रखने के लिए। सुल्तान हाली साहब, एक जो भारत की जानिब से पैंतरा इख्तियार करने की या प्रोपेगेंडा करने की या फिर हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जब वहां पर नाकामी हुई है, तो अब ये दूसरी तरफ से बुज़दिली का एक और मुजाहिरा नकियाल सेक्टर पर। जी बिल्कुल, भारत से हमें यही उम्मीद है क्योंकि इस वक्त वो झिल्लाहट का शिकार है। नरेंद्र मोदी जो है उसने इस कदर जो है जंगी जुनून में इजाफा कर दिया था कि भारतीय अवाम अब उसको उम्मीद थी और उसको इंतजार था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। तो सबक सिखाने के तो वो काबिल नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने शब खून मारने की कोशिश की, जिसका नतीजा जो है वो उनके सामने है। वो अपने दिलों में जानते हैं कि उनके साथ क्या सुलूक हुआ। तो अब उस झिल्लाहट को मिटाने के लिए वो नकियाल सेक्टर में जो है वो गोलाबारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम यही है कि नहत्ते लोगों के ऊपर, आबादी के ऊपर, सिविलियन आबादी को निशाना बनाना। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम पूरी तरह तैयार है। हमारे वजीर आजम ने सुबह नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली है। नेशनल कमांड अथॉरिटी आपके इल्म में होगा, दरअसल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। हम अपने सारे ऑप्शंस को देखेंगे और भारत को अब हमारे जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। तारिक आफाक साहब, भारतीय बुज़दिल फौज ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, भगोड़े आए हैं और वापस चले गए। खराज तहसीन नहीं पेश करेंगे उनकी इस हरकत पर आप? किरण, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास तो खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है, बल्कि भारत का ये जो इक़दाम है और ये तर्ज़ अमल, यकीन जाने मुझे उस शोहर का किस्सा याद आ रहा है जो अपने घर में जो अपने बीवी के सामने तो दुबके बैठे रहता था, लेकिन दोस्तों की महफिल में जाके अपने दिल की भड़ास निकाल लेता था और वहाँ पे जो ना गुस्सा कर लेता था अपने दोस्तों पे। यकीन जानिए वो यही वतीरा अपनाया है इंडिया ने भी। अपने घर की सफाई पे वो यकीन नहीं रखता, अपनी घर की सफाई पे सलाहियत नहीं है, उसकी इतनी अहलियत नहीं है कि एक वाक़या जिसके तमाम ताने बाने बुने गए हैं इंडिया ही के अंदर, जिस बंदे ने जाके खुदकुश हमला किया है वो है इंडियन, वो है कश्मीरी। अब मुझे ये बता दें कि उसका नज़ला जो ना मुझ पे क्यों गिराया जा रहा है। आपके अंदर आपके इंटेलिजेंस की जो खामी थी आप उसको दूर कर दे, आपके अंदर की घर के अंदर जो खराबी थी आप उसको दूर कर दे। अब जब हमने आपसे सबूत मांग लिए तो आप हमें सबूत दे दें, ताकि सबूत मिलने के बाद हम, अगर हमारी तरफ से कार्रवाई थी, देखें इमरान खान ने तो बड़े खुले अल्फाज में उनको ये पैगाम दे दिया था कि अगर आपके पास सबूत हैं आप सबूत हमें दे दें, हम कार्रवाई कर लेंगे। सबूत उनके पास है नहीं, कार्रवाई उनके अपने हुदूद में हुई, जिस बंदे ने की वो भी उनका अपना बाशिंदा, जहाँ पे उनके ताने बाने बुने गए हैं, जहाँ पे इस मनसूबाबंदी की गई है वो भी इंडिया का इलाका। अब मुझे ये बता दें कि जब हम ये भी कह रहे हैं कि कंट्रोल लाइन पे
एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो फिर मुझ पे जो ना ये इल्ज़ामात कि दरअंदाजी हो रही है, अब मेरी तरफ से अगर दरअंदाजी हो रही है तो आप इतनी बड़ी जमहूरिया अपने आप को कह रहे हैं और जमहूरिया का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके ये भी कह रहे हैं कि मेरे इतने वसाइल हैं, मेरे पास इसकी इंटेलिजेंस है, तो मुझे एक सबूत तो दे दे कि पाकिस्तान के कौन से इलाके से दरअंदाजी हुई और हमारी तरफ से लोग आपके इलाके में दाखिल होकर उन्होंने कार्रवाई की है। सबूत उनके पास है नहीं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के ये सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है। और उनको ये भी पता, देखिए मैं आपको एक और बात किरण बता दूँ, जंगें जो ना ये गिदड़बकियों से नहीं जंगी लड़ी जाती कि आप जो ना वहाँ पे बैठे हैं धमकियाँ दें और फिर ये कह दें कि हम पाकिस्तान का जो ना सत्यानाश कर देंगे, तेज़ नेज़ कर देंगे। जंगें जो ना हमेशा अज़म, हौसले और वलवले से लड़ी जाती हैं। अब मुझे ये बता दें कि इस वक्त आप इंडियन आर्मी का मोराल देख लें, इंडियन अवाम का मोराल देख लें और इंडियन क़ियादत का मोराल देख लें, क्या वो जो ना वो मोराल ऐसा है कि उसमें जो है जंगें लड़ी जा सकती हैं? बनिया जो ना वो कभी भी आपके से जंग नहीं करेगा। देखें, जो बंदा तिजारत का खूगर होता है वो कभी भी जंग नहीं लड़ेगा, उनके अंदर जो है जंग लड़ने का हौसला ही नहीं है। ये तो हम जैसे लोग होते हैं कि जब उनके मुल्क पे कोई भी आंच आने का वक्त आता है तो वो आके, और हमने साबित भी किया, आप तारीख उठा के देख लें कि हमारे अवाम ने, इंडिया ने जब भी जारहियत का इर्तिकाब किया, हमने हमारे अवाम ने साहब मुल्की सतह पर जितने भी मसाइल हों, आपस में जितने भी इख्तलाफात हों, जब मुल्की सलामती की बात आती है, जब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात आती है, जब सरहदों की बात आती है, तो हमने ये प्रूफ किया है। आज आप देख लीजिए, हमारे असेंबली का माहौल देख लीजिए, हमारे सियासतदानों को देख लीजिए, सब के सब इस वक्त एक पेज पर मौजूद हैं। लेकिन सुल्तान अली साहब, ये भारत को आप देखिए, मुझे आज तरस आ रहा है इनकी कौम पर, इन लोगों पर मुझे तरस आ रहा है जो इतनी मासूम है या बेवकूफ़ हैं कि एक तरफ उनका अगर तैयारे आ जाते हैं, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है जी 350 400 हमने दहशतगर्द मार गिराए हैं, हमने वहाँ पर क्या क्या कर दिया, ये तबाही कर दिया। अरे भाई, कौन कौन लोग हैं ये, कहाँ की बेवकूफ़ियाँ, ये कौन सी बौखलाहटें हैं इनकी? ये देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। उड़ी पे हमले के बाद इन्होंने उस वक्त भी दावा किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। इब्तिदा में भारतीय टीवी चैनलों के पे मिठाइयाँ बांटी गई और जश्न मनाया गया, लेकिन चंद ही घंटों में, चंद ही दिनों में उनका ये झूठ जो है वो बेनकाब हो गया, क्योंकि उनके पास एक भी सबूत नहीं था, एक तस्वीर भी नहीं थी। उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि हमने 9 दहशतगर्द तरबियत कैंप जो है तबाह कर दिए हैं, 34 हमने दहशतगर्द मार दिए हैं और इस तरह की बातें। लेकिन उनके अपने सियासतदान, उनकी अपनी मीडिया और उनके अपने लोग जो हैं वो उनसे सवाल करने लगे कि भाई अगर आपने किया है तो हमें कोई सबूत तो दें। और अब भी जो है, आज भी यही हुआ, इस दावे को आज भी यही हुआ, चंद घंटे हुए हैं, लेकिन आप देखें उन्हीं के सियासतदान, उन्हीं के लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं उनसे कि भाई आप हमें बताएं कि आप कहाँ गए थे, कैसे गए थे। सबूत के तौर पे पहले तो उन्होंने जो है हमारे डीजी ISPR ने जो चंद तस्वीरें ट्वीट की थी और उस क्या कहना चाहिए पेलोड का जो कि वो गिरा के चले गए थे अपनी बौखलाहट में, वो उन्होंने सबूत के तौर पे पेश किया। फिर 2017 की पाक फजाइया की एक वीडियो उन्होंने सबूत के तौर पे पेश की। तो ये सब चीजें एयर शो की, तो ये झूठ पे मबनी जो चीजें हैं ये फौरन आया हो जाती हैं। और नरेंद्र मोदी साहब और जो उनके सूरमा हैं, ये इनका झूठ जो है वो बेनकाब हो चुका है। और अपने ही मुल्क में उनको पता है कि अगले इलेक्शन में उनका क्या हाल होने वाला है। और ये जो जिस किस्म के डेस्परेट ये इक़दाम कर रहे हैं, ये इनको कहीं नहीं ले जाएंगे, सिर्फ इनका मुंह काला करने के लिए। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी साहब की आज खुशियां ऐसी थी, उनको लग रहा था कि उनसे पहले ही इलेक्शन जीत लिया है, उनको लग रहा था कि शायद आज उन्होंने बहुत बड़ी कोई फतह, बहुत बड़ी कोई कामयाबी हासिल की है। अपनी ही कौम को, अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना के नरेंद्र मोदी साहब कम से कम इतनी तो शर्म करें कि अपने लोगों से तो सच बोला करें, उन्हें तो सच बताया करें कि आखिर आप करना चाहते क्या थे, अगर आप चाहते भी थे तो, और आप करके क्या हैं। खालिद अजीम साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, जैसा प्रोपेगेंडा किया गया 3:30-4 बजे के करीब, भारत ने क्या किया और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और उसके बाद जो खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर, भारत की बौखलाहट या भारत की बेवकूफ़ियाँ इसे? देखिए जी, फॉर द टाइम बीइंग तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब को थोड़ा सा शायद कोई ये बेनिफिट मिले कि जी उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और सबक सिखाने के लिए कम से कम इतनी कैपेबिलिटी उनमें है कि वो अपने तैयारों को पाकिस्तान की हुदूद में भेज के उनको वापस ले जाएं। इससे ज़्यादा और कुछ बात नहीं। लेकिन जैसे कि पहले भी बार बार इस बात का जिक्र हुआ है कि अब हिंदुस्तान के अंदर खुद वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं
और यकीनी बात है कि अगर मोदी साहब अपने पॉलिटिकल गेन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं तो जिनको वो पॉलिटिकल लॉस पहुंचा रहे हैं वो भी यकीनन सवाल उठाएंगे। माफ कीजिएगा, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने जो बात की है तो शायद भारत की सरकार ने अपनी आवाम को, अपनी जनता को ये दिखा दिया कि यही सलाहियत है हमारी, बस जाते हैं और सेकंड्स में वापस आ सकते हैं बस। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूं, लेकिन सवालात वो लोग उठा रहे हैं जिनको पॉलिटिकली नीचा दिखाने के लिए मोदी साहब ये सारा काम कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे उनका हक बनता है कि वो ये सवालात उठाएं कि जनाब आपने ये एडवेंचर क्यों किया, क्योंकि बहुत इस बात का इम्कान था कि वो तैयारे अगर मार गिराए जाते तो भारत की जो है वो सुबकी होती है अच्छी खासी, और ये रिस्क अगर उन्होंने लिया तो उससे गेन क्या किया है। और जिस चीज को वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बिल्कुल अली साहब ने दुरुस्त कहा कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। हमारे डीजी ISPR ने जो तस्वीर जारी की ये दिखाने के लिए कि जनाब कहीं कोई तबाही नहीं हुई, ये मलबा है जो एक जंगल में पड़ा हुआ है उनके बमों का, वो दिखाने के लिए वो तस्वीरें जारी की। उनको उठा के उन्होंने कहा कि ये है हमारा कारनामा। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिससे वो ये साबित कर सकते कि वो यहाँ आके उन्होंने कोई कार्रवाई की। और देखें कितने अरसा कोई बंदा छुपा सकता है इतनी बात को। 350 हलाकतों की बात कर रहे हैं, 350 तो एक पूरा मोहल्ला बनता है। इतने लोग अगर मर जाएं तो उनको क्या, उनकी लाशें जो हैं वो कहीं पे उनको गायब किया जा सकता है? ये मुमकिन नहीं है। और फिर जब पाकिस्तान इतना ओपन है कि आज डीजी ISPR ने भी ऐलान किया, उससे पहले वजीर खारजा भी ये बात कह चुके हैं कि हम मीडिया को उस जगह पे लेके जाएंगे और हम दिखाएंगे कि ये सारा कुछ यहाँ रखा है और इसने क्या नुकसान किया वो बताएं तो सही। देखें मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मोदी साहब ने पुलवामा का जो ड्रामा था उनका, उस ड्रामे के बाद जब उन्होंने बड़के मारी हैं तो फिर लोग पूछ रहे थे कि जनाब आप ये सारा कुछ कह तो रहे हैं, कर क्या रहे हैं? खालिद साहब ये हम तो नहीं कह रहे थे, ये हम तो नहीं कह रहे थे, ये तो उनके अपने मुखालिफिन कह रहे थे। 7 दिन पहले IB की रिपोर्ट थी उनके पास कि ऐसा हमला होने वाला है, उनके पास थ्रेट्स थी, उसके बाद ये हमला हुआ है। ये हम नहीं इल्जाम लगा रहे थे, अंदरूनी तौर पर भारत से ही इल्जाम उठ रहे थे, उनकी अपनी ऑपोजिशन के लोग ही इल्जाम लगा रहे थे कि ये मोदी सरकार ने खुद करवाया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखें शवाहिद है, वहाँ पे 6-7 सवालात खड़े किए गए थे जिनके बारे में पूछा था कि ये पुलवामा हमला क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान में बैठी हुई कोई तंजीम जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर सके, और क्या वो जो शख्स यहाँ पे था जिसने ये हमला किया है और जो एस्टेब्लिश्ड एक कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, जिसके बारे में ये कहा गया कि वो 1.5 साल के लगभग यानी अक्टूबर 2017 में उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्टें मौजूद हैं। अगर वो फौज की या पुलिस की तहवील में था तो फिर वो आज़ाद होके कैसे आ गया वो हमला करने के लिए? फिर इतनी बड़ी मिकदार में वहाँ पे असला बारूद जिसने ये तबाही फैलाई है वो कैसे पहुँच गया? और वो 7 लाख फौज क्या कर रही है वहाँ पे, जो वहाँ पे मुल्क मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे में फैली हुई है, उसकी मौजूदगी में अगर 350 किलोग्राम डेटोनेटर जो है वो वहाँ पहुँच जाता है तो इससे बड़ा उनके मुंह पे और कोई तमाचा नहीं हो सकता। फिर कानवाय के बारे में सारे फौजी माहिरीन ये कहते हैं कि कानवाय की जो राहगुजर होती है उसको बहुत अच्छे अंदाज में कॉम्बिंग की जाती है। वहाँ पे पूरा बंदोबस्त इस बात का किया जाता है कि कानवाय जो है वो महफूज रहे। 2500 ट्रुप्स का वो कानवाय था और क्या उसकी सिक्योरिटी जो है उसकी तरफ बिल्कुल खालिद साहब, इसका मतलब है वो ये भारत का चेहरा, ये भारत की बेवकूफियां हैं या फिर ये भारत की गीदड़ भपकियां हैं, लेकिन पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान का चेहरा, हम अमन से कभी राह फरार इख्तियार नहीं करते। जब पुलवामा अटैक हुआ, जब पाकिस्तान का नाम लिया गया, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया भारत की जानिब से, उस वक्त भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर की कि आप हमें सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे, हम अमन के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन भारत वही दोहरा मयार, हम हमेशा अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान मनसूबाबंदी भी कर रहा है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी करेगा। रिस्पॉन्ड करना, कब करना है, कैसे करना है, किस नौइयत से करना है, दैट इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप।
खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। क़याम अमन से मुताल्लिक पाकिस्तान के इक़दामात किसी से ढके छुपे नहीं है। बात चाहे करतारपुर बॉर्डर खोलने की हो या मौजूदा कशीदा हालात में सिख यात्रियों को वीज़े देने की, पाकिस्तान अमन कोशिशों से कभी राह फरार इख्तियार नहीं करता। पुलवामा वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को तीनों ऑप्शन दिए, मुज़ाकरात, तहक़ीक़ात या फिर जंग। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम एक्शन लेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जंग शुरू करना आसान, जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होता। लेकिन मोदी सरकार, आपके तो इलेक्शंस है ना जनाब, तो आपके सर पर तो जंगी जुनून सवार है। इंतहा पसंद की सोच रखने वाले भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इक़्तिदार के लिए खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया है आपने। वजीर आज़म इमरान खान ने दिन की रोशनी में अमन मुज़ाकरात की दावत दी और भारतीय वजीर आज़म ने रात की तारीकी में अमन पर वार करने की कोशिश की। ये वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तान और भारत की सोच में। भारतीय तैयारों ने रात गए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। DGISPR ऐसा भी बताते हैं कि भारतीय तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर से दाखिल हुए। तैयारे जल्दी में पेलोड बालाकोट के करीब फेंककर फरार हो गए। किसी किस्म का जानी या माली नुकसान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। DGISPR ने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की। भारतीय तैयारे पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बैठक में अहम फैसले किए गए। इस अहम फैसले की रिपोर्ट आपको मैं दिखा देती हूँ। भारत को दरअंदाजी का करारा जवाब देने के लिए बड़ा ऐलान, वक्त और जगह का इंतखाब भी पाकिस्तान खुद करेगा। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बैठक में दबंग फैसले। वजीर आज़म ने कह दिया, फौज और अवाम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। 3 घंटे जारी रहने वाले इजलास के एलामिये के मुताबिक कौम को एतमाद में लेने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है, जबकि जंगी मामलात के लिए नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक भी बुध को लगेगी। एलामिये में कहा गया है कि ख्याली कारनामों से अपने ही अवाम को बेवकूफ बनाना और बगलें बजाना मोदी सरकार का वतीरा है, लेकिन इस बार इंतखाबी जुए के लिए भारत को दांव पर लगाना मोदी को बहुत महंगा पड़ेगा। भारतीय दरअंदाजी में ख्याली कैंप पर हमले और जानी नुकसान के दावे मुस्तरद। नई दिल्ली के ढोल का पोल खोलने के लिए मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया को बालाकोट में मुतासरा मकाम का दौरा कराया जाएगा। दुश्मन के दरअंदाज तैयारों के खिलाफ पाक फिजाइया की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ। वज़ीर आज़म ने भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैये को दुनिया के सामने खुद उजागर करने का फैसला भी कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा क्लियर जवाब जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान भारत के हमले का भरपूर जवाब देगा। जवाब के वक्त और मकाम का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है और इंशाअल्लाह एट द पॉलिटिकल लेवल, एट द डिप्लोमेटिक लेवल एंड एट द मिलिट्री लेवल पाकिस्तान अपनी मनसूबाबंदी भी कर रहा है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी करेगा। हिंदुस्तान के अज़ाइम को पढ़ना, उनको गेज करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, कब करना है, कैसे करना है, किस नौइयत से करना है, दैट इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप। डेट आ रही है आज़ाद कश्मीर से। कोटली खोईरट्टा सेक्टर है, यहाँ भारतीय फौज की जानिब से गोलाबारी की गई है। कई निहत्ते अफराद, मकामी अफराद जख्मी हो गए हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर से ये अहम खबर आ रही है। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गोलाबारी की जा रही है भारतीय फौज की जानिब से और पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से, बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की जानिब से, गोलाबारी की जा रही है। कोटली आज़ाद कश्मीर का खोईरट्टा सेक्टर है, यहाँ पर भारतीय फौज की गोलाबारी से 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़या है ये, लेकिन पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई
की जा रही है। कल रात को कोशिश की गई भारत की जानिब से एक बुज़दिलाना कार्रवाई की और अब वो गुस्सा, वो झुंझुलाहट भारत की जानिब से निकालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह तो कामयाबी हासिल की जा सके। लेकिन पाक फौज यहाँ पर भी सीना से पर खड़ी है रोकने के लिए आपकी ये बुज़दिलाना कार्रवाइयों को। आमिर लियाकत साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आमिर लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने भारत को जवाब देने का फैसला कर लिया है, पूरी कौम साथ खड़ी है। भारत इस बार भी मुंह की खाएगा, क्या कहते हैं आप? भारत तो मुंह की भी नहीं खाता। भारत का तो मुंह भी ऐसा नहीं है कि उसकी खा ले वो, कम से कम मुंह अच्छा हो तो आदमी मुंह की खा ले। लेकिन मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और पाक फ़ौज को इस मामले पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन ये एक अजीब व गरीब नैरेटिव बयान किया जाता रहा कि वो आए पाकिस्तान में घुस आए तो भाई उनको जाने क्यों दिया। पहली बात तो ये है कि जाने किसी ने नहीं दिया, वो भागे तो कोई ना कोई उनके पीछे था, वो किसी को देख रहे थे, उनको मालूम था कोई उनके पीछे है, कोई उनका ताक़ुब कर रहा है। और इसी वजह से उन्होंने अपने तैयारे में मौजूद जो पेट्रोल की, यानी आपको पता है कि बहुत सारा लोडेड सामान होता है, उसको उन्होंने फेंका, उसको गिराया, वजन कम करने के लिए, फ्यूल टैंक होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, और वजन कम करने के लिए और भाग गए। अच्छा, हमारे यहाँ उर्फ़ आम में कहते कि जैसे चप्पलें छोड़ के भागते हैं लोग, यानी चोर जब चप्पलें छोड़ के भागता है तो हमारे यहाँ उर्फ़ आम में ये कहा जाता है। एक और मुहावरा भी है कि भागते चोर की लंगोटी सही। तो लंगोटी हमें पकड़नी नहीं थी, क्योंकि वो लंगोटी बांधते, अगर पकड़ लेते तो उतर जाती लंगोटी, इसे उनको भागने दिया। ये जंग उनके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ आए हैं, आकर उन्होंने देखने की कोशिश की हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो पाक फ़ज़ाइया के तैयारे आ रहे, एम आलम की रूह उनको नजर आई होगी, राशिद मिन्हास उनको नजर आए होंगे, भाग गए। वो गब्बर सिंह कहता था ना, भाग गए साले, तो भाग गए साले, यही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। आमिर लियाकत साहब, ISPR कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि बम गिराए इन्होंने? नहीं, बम नहीं गिराए हैं, ये असल में उनके, जो आपने भी खुद फरमाया, बल्कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी ट्रांसमिशन कर रही हैं, आपको पता है वो जो इनके तैयारे में कुछ एक तो फ्यूल होता है, कुछ इनके पास रॉकेट्स होते हैं, कुछ बॉम्ब्स होते हैं जो तैयारे का वजन कम करने के लिए होते हैं। तो इन्होंने हमारे 8 दहशतगर्द दरख्त उन्होंने कत्ल कर दिए। जो दरख्त थे 8 दहशतगर्द, उनको उन्होंने कत्ल किया है। वो दरख्त दहशतगर्दी फैला रहे थे, तो उन पर उन्होंने वो 8 बम गिरा दिए, जिसकी वजह से वो कत्ल हो गए। अच्छा भाई, हुकूमत को खारजी महाज पर आगाज में ये बड़ा चैलेंज मिला है, गैर मामूली हालात हैं, लेकिन अज़्म, इरादे और दिफा दोनों मजबूत हैं, तीनों मजबूत हैं हमारे। भाई मैं तो आज इमरान खान की हिलती हुई कुर्सी देख रहा था, मैं तो अपने कैप्टन की हिलती हुई कुर्सी देख रहा था बड़े मजे के साथ। मतलब लग रहा था कि जैसे कि इमरान खान एक एंड पर जा रहे हैं और बॉलिंग की तैयारी कर रहे हैं, और वो बस एंड से भागते आएंगे तेजी से और यॉर्कर मारेंगे। तो मैं अपने वज़ीर आज़म के पूरे इत्मीनान चेहरे को देख रहा हूँ, मैं जनरल आसिफ गफूर साहब के पुरतशवीश चेहरे को देख रहा हूँ, और मैं जनरल कमर बाजवा साहब के इंतहाई एग्रेसिव चेहरे को देख रहा हूँ। तो 3 चेहरे मेरे सामने हैं। पुरतशवीश चेहरा आसिफ गफूर का जो होना चाहिए, और वो बिल्कुल तशवीश उनके चेहरे पर है। जनरल कमर बाजवा का चेहरा बड़ा एग्रेसिव है कि वो देख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इमरान खान के चेहरे पे इत्मीनान है। तो पाकिस्तान बहुत इत्मीनान की हालत में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कायम रहेगा, भारत का कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। साथ ही रहेगा मेरे पास, क्योंकि इस वक्त हम ट्रांसमिशन में हैं और अहम तरीन खबरें भी आती जा रही हैं, वो भी नाज़रीन तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय फ़ज़ाइयों के तैयारों की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया है। खालिद साहब, इस बारे में फरमाइएगा। जी बिल्कुल, ये तवक्को थी कि किसी वक्त भी उनको तलब किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने पहले जो अपना उसका होमवर्क करने वाला था, जो काम करने के थे, वो पहले निपटाए हैं, और उसके बाद आखिरी मरहले में बुला के उनको फॉर्मली उनके हवाले किया गया है एहतजाजी मरासला, और पाकिस्तान का एहतजाज जो है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। इससे पहले चूँकि मसरूफियत थी, वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा के अंदर एक इजलास मुनक्किद किया, साबिक सेक्रेटरीज और साबिक सफ़ीर उसमें शरीक हुए। उसके बाद फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, और उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारजा जो है वो और मामलात में मसरूफ़ रहे,
और जाहिर है उनके साथ जो पूरा दफ्तर खारजा का अमला है वो भी इसके साथ साथ मसरूफ रहा। लेकिन अभी उन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर को यहाँ तलब करके पाकिस्तान की जानिब से ये रिकॉर्ड करवाया है एहतजाज। और चूँकि ये हमारे जहन में रहना चाहिए कि अजय बसारिया जो कि हाई कमिश्नर हैं उनको पुलवामा हमले के अगले ही दिन भारत ने वापस बुलवा लिया था और वो वहाँ पे अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं। कहा तो यही गया था कि वो इन मामलात में मुशावरत के लिए गए हैं, लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद वो वापस नहीं आए। तो उनकी अदम मौजूदगी में गौरव आलोवालिया जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उनको तलब करके जो स्पेशल सेक्रेटरी है इम्तियाज़ अहमद उन्होंने ये मरासला भी उनके हवाले किया है और पाकिस्तान का जो एहतजाज है वो भी उनके साथ रिकॉर्ड करवाया है। और उनको बता दिया गया है कि पाकिस्तान इस जारहियत का जो है वो जवाब भी देगा और इस किस्म की जो वायलेशंस हैं उनको किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी बताया गया कि उनका आज का जो इकदाम है वो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके वो पाकिस्तान का जो इलाका है उसके अंदर आए और ये एक खिलाफ वर्जी है जिसके लिए पाकिस्तान हर फोरम पे इस मामले को उठाने का अपना हक महफूज रखता है और इसको उठाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज के उस एहतजाज में शामिल हैं। सुबह ही हम तवक्को कर रहे थे कि उनको बुलाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इससे पहले और मसरूफ मामलात थे उनके जिसमें वज़ीर ख़ारजा और दफ्तर ख़ारजा पूरी तरह से मसरूफ रहा, लिहाजा इसको थोड़े वक्त के लिए टाल के अब शाम में उनको बुला के ये मसला भी उनके हवाले किया गया है। और ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज था कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी किस्म की मुहिम जो ही की गई पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर भरपूर रिटेलिएट किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। और अब पाकिस्तान भरपूर तैयार है जवाब देने के लिए, जवाब दिया जाएगा, यकीनन दिया जाएगा। सुल्तान अली साहब, ये भारत ने अपनी प्रोपेगेंडे से या फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी से ये बता दिया है कि खित्ते का अमन भारत की तरजीह नहीं है, लेकिन ये हिकमती आपको नहीं लगता कि ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए ही महंगी पड़ रही है? मोदी साहब को समझ नहीं आ रही है बात? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल जो है उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि उनको सोचना चाहिए था कि एक तरफ उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की क़यादत से है और जिसकी पुश्त पे पाक फ़ौज खड़ी हुई है जो कि जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बैटल हार्डन्ड है। गुज़श्ता 17 बरसों से या 18 बरसों से जिसने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है महाज खोला हुआ था और इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और इस पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ भारतीय जो फ़ौज है वो उसने कश्मीर में जितने मजालिम ढाए हैं और जिस किस्म की उसने हरकतें की हैं उनका मोराल बहुत ही लो है, बल्कि उनके यहाँ इस कदर ये लाइन कट गई भाई। नहीं, आपकी आवाज आ रही है सुल्तान साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही, सॉरी। अच्छा, तो दूसरी तरफ भारत में जो है उनका मोराल इतना लो है क्योंकि वो बुरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हैं। उनके यहाँ खबरें आ रही हैं और मैंने अभी इस पे तहकीक की है कि उनके फौजी जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं जी, बिल्कुल 400 फौजी खुदकुशी कर चुके हैं, भगोड़े हो रहे हैं जी, और भगोड़े हो रहे हैं क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस किस्म का ट्रॉमा वहां पे मौजूद है। अभी आपने चंद दिन पहले जनरल बिपिन रावत जो कि भारतीय फौज के सेनापति या कमांडर इन चीफ हैं या चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनका बयान था कि मैं जनरल कमर बाजवा को उनका बहुत मताला कर रहा हूं और देख रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जनरल बिपिन रावत के रात को ख्वाब में भी जो है ना कमर बाजवा आते हैं और हमारी उसके बाद DGISPR की जानिब से जवाब भी आ गया था कि जो उनकी अमन की के लिए वो जिस तरह से काम करते हैं उस पर भी नजर रखना शुरू कर दें तो शायद आपकी अकलों को थोड़ा सा होश आए आपको। ये खोई रट्टा सेक्टर के मैं मनाजिर आपको दिखा रही हूँ। भारत की जानिब से रात के अंधेरे में पहले एक बुज़दिलाना कार्रवाई और उसके बाद अब पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मनाजिर मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, खोई रट्टा सेक्टर पर गोलाबारी की गई है। ये मनाजिर आप देखिए स्क्रीन पर। सर में थोड़ा जख्म इनके है। ये वो घर है, इस घर के पास ये शेल गिरे हैं आकर, ये जगह है जिस जगह पर शेल गिरे। ये आपको आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये वो एग्जैक्ट जगह है। तारिक आफाक साहब, ये जो मंजर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, भारत की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश,
भारत की जानिब से बुज़दिली की कोशिश, ये रिहायशी आबादी के ऊपर गोलाबारी जिस तरह से की जा रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन हमारे लोगों का ये अज़्म और ये हौसला आप देखिए, यही शायद भारत को हिलाने के लिए काफ़ी है। जो जख्म है या जो चोट है वो बहुत मामूली सी है, ये हमारा अज़्म है, ये हमारी कौम का अज़्म है। तारिक आफाक साहब, देखिए किरण, मैंने आपको पहले बताया ना कि जंग हमेशा हौसले से, वलवले से जीती जाती हैं। और आप ये देखें कि कोई रटा सेक्टर है या जो ये बिल्कुल फ्रंट लाइन है हमारी, वहाँ के लोगों को ज़ख्म खाने के बाद भी और गोलाबारी का शिकार होने के बाद भी उनके अज़म में, उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। तो मुझे ये बता दें कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के हौसले की जो आप क्या कहेंगी, ठीक है। दूसरी बात यह कि भारत जो है ना, इस किस्म के इक़दामात के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता। वो यही कर सकता है कि बिला इश्तियाल फायरिंग कर दे, गोलाबारी कर दे, इस किस्म के एयर स्ट्राइक जो है ना वो अपने तौर पे उनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दें। इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मोदी के उस पर आसाब पे इस वक्त जुनून सवार है, और वो जुनून है उसको इंतखाबात में दोबारा उसको फतह करना। इसके लिए जो ना वो किसी हद पर भी जा सकता है, वो झूठ भी कह सकता है, वो एयर स्ट्राइक का जो ना ड्रामा भी रचा सकता है, वो 350 दहशतगर्दों के मारने का वावेला भी कर सकता है। ये तमाम चीज़ें देखें, मैं कह रहा हूँ कि इंडियन के जो लोग हैं, अवाम, वो भी इतने बाशूर हैं कि वो अपने हुकूमत के इस प्रोपेगेंडे पे कार नहीं धरेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहाँ पे देख लें इस किस्म के हवाले, देखिए जो उनके दावे हैं उनके हवाले से जो रद्द-ए-अमल भी सामने है, आप ज़रा उनको भी देख लें। उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोदी सरकार को तो अपने इंडिया के अंदर भी जो ना मुँह की खानी पड़ रही है। जो झूठ बोलना बचा रहा है, उस झूठ पे जो ना कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। चौथी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने जारियत का इर्तिकाब करने के बाद अब हमारे पास तो अब ये हक आ गया कि हमने जो ना जवाबी कार्रवाई करनी है। अब जवाबी कार्रवाई कब करनी है, कहाँ पे करनी है, किस वक्त करनी है, इसका तयन तो DGISPR ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अब ये हमारे इख्तियार में है। जैसे उन्होंने इससे पहले जो ना, अगर आपको याद हो, उन्होंने एक जुमला कहा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया ने जंग का आगाज़ कर दिया तो फिर इख्तिताम उसके हाथ में नहीं होगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि जंग जो ना रिवायती हो, कन्वेंशनल हो या इनकन्वेंशनल हो, आपने ये देखा है कि इससे पहले आपने ये देखा है कि यही भारत था जो हमारे खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को मुसलसल इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान में मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ। इस वक्त जो मैं मंजर नाजरीन को दिखा रही हूँ, अगर कहीं वैसे तो हमारी कौम, हमारी आवाम प्रोपेगेंडे में आने वाली है नहीं, लेकिन अगर कहीं बारीक सा भी किसी को शुबा होता है कि हाँ जी जो इंडिया कह रहा है शायद इंडिया ने ऐसा किया हो, तो उसके लिए ये फुटेज, मैं चाहूंगी कि इंडियन मीडिया भी इस फुटेज को उठा ले। वैसे इतने डरपोक हैं कि शायद उठाएंगे नहीं। ये वो बालाकोट, ये जब्बा का वो मंजर दिखा रही हूं मैं आपको, जहां पर आप कह रहे हैं कि जी आपने बम मारे हैं, 350 लोग मार दिए हैं, एक शख्स जख्मी हुआ है जो आपको इस फुटेज में दिखाई दे रहा है। कि निहत्ते ये अवाम है जो यहाँ पर जख्मी हुए हैं और 6 दरख्त आपने जलाए हैं। ये वहां का मंजर है, ये वो तबाही का मंजर है जिसको आप बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, 2017 की एयर शो की वीडियो के साथ पेश कर रहे हैं, और ऐसे खुश हो रहे हैं सारे भारतीय चैनल्स जैसे पाकिस्तान फतह कर लिया हो, पाकिस्तान में इंडिया का झंडा गाड़ दिया हो, ऐसे खुश हो रहे हैं। ये मंजर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देख लीजिए, ये बालाकोट जब्बा की ये वीडियो है। जो जख्मी है उसके चेहरा तो आप देखिए, ये चेहरा है, शायद ये भारतीयों का दिल जलाने के लिए, उनके सीनों पर छुरियां चलाने के लिए काफी होगा कि इस चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। ये पाकिस्तानी का आज़म है, ये पाकिस्तानियों का हौसला है कि आपने जो एक बुज़दिलाना हरकत करने की नाकाम मजमूम कोशिश की है, उसके बाद ये पाकिस्तानी चेहरा है, ये आज़म है, ये हौसला है कि ये इस वक्त जब ये जाग रहे हैं, इस वक्त आए तो सही, जरा घुस के दिखाएं तो सही कैसे आ सकते हैं। तो वीडियो ने, एक छोटी सी वीडियो ने भारतीयों आपका पोल खोल दिया है। जितने प्रोपेगेंडे, जितना झूठ आप बोलते हैं, जितने प्रोपेगेंडे आप करते हैं, जितना आप खुद ही खुश हो जाते हैं, जैसे मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, उन्हें कोई खिलौना दे दिया जाए, इस तरह से आप खुश हो जाते हैं 2017 की एयर शो की वीडियो चला करके, आहा हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, पाकिस्तान के 350 लोगों को हमने मार दिया। आपकी शक्ल है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें और पाकिस्तान के लोगों को मार सकें। ये एक शख्स जो मामूली जख्मी हुआ है, इसके चेहरे की मुस्कुराहट आप देखिए, इसका आज़म देखिए, इसका हौसला देखिए। खालिद अजीम साहब, ये फुटेज काफी है इंडिया के लिए? देखिए जी, मैं तो सुबह से ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो वहां पे उसने कोई कारनामा सरअंजाम दिया होता तो अब तक उसने आसमान सर पे उठाया होता, शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ। वो सिर्फ दावे कर रहा है और उस दावे का जब उससे कोई सबूत मांगता है तो उसके पास कुछ नहीं।
लेकिन हमारे पास सारा कुछ है। सबसे पहले हमने शेयर किया कि वो उसका कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है जो वो जाते हुए छोड़ गया, और वो बम जो अब बताया गया तादाद में 4 हैं वो वहां पे रखे हुए, उसका मलबा बिखरा हुआ है। इसके अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं, वहां पे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। अब हमने वो दिखा दिया, एक घर थोड़ा सा डैमेज हुआ है और एक शख्स जो है उसको चोट लगी है, मामूली सी चोट, जो ऐसा लगता है कि शायद उसको कहीं गुजरते हुए कोई चोट लगी है, और वो उसका बहुत उसको कोई मलाल नहीं, बल्कि उसके चेहरे पे इत्मीनान और मुस्कुराहट है, और वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, ये मामूली सी एक चोट है। तो देखिए, दूसरी चीज जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये सारे का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ भारत के अब गले पड़ चुका था। उसने इतनी बड़के मारी थी कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हैं। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे, भाई क्या सबक सिखाने जा रहे हो? आज उसने जुर्रत करके और फिर जिस तरह से डिसेप्शन का एक प्लान बना के उसने वहां हमारे तैयारों को एंगेज किया, लेकिन जैसे तैयारे पलटे तो उसके बाद उसको भागते बनी है, और जाते हुए वो अपना जो लोड है वो गिराया। उसने कोई टारगेट नहीं था। देखिए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी मान ले, उसका कोई टारगेट होता है, आके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान वो पहुंचा के जाता। अगर नुकसान इस चीज का नाम है तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि इतना बड़ा ड्रामा स्टेज किया। खालिद साहब, आप भारतीयों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने 6 दरख्त जलाए हैं, उनको शाबाश चाहिए इस चीज पर। एक शख्स को निशाना बनाने के लिए 12 तैयारे आए थे। आमिर लियाकत साहब, देखिए, पहली बात तो ये है किरण के हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पर ये जंगी जुनून और ये जज्बाती बातें करना जो लोग कर रहे हैं, हमारे पैनल पे नहीं, लेकिन मैं कुछ चैनल्स देख रहा हूँ जहाँ पर कि नहीं जी बस तैयारों को मार देना चाहिए था, उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। देखें, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा है क्रिकेट का। ये अगर 2 तैयारों या 3 तैयारों को भी नुकसान पहुँचता तो इस वक्त शाम तक क्या हालात होते, ये पाकिस्तानियों को भी सोचना होगा। ये हमने उनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। ये तरीक़ेकार होता है जंगों का। जंगों को समझना चाहिए। जंगों में ये नहीं होता कि आपने तैयारे गिराए तो आप जंग जीत गए। आपने तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया, ये भी जंग होती है। आपने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, ये भी जंग होती है। ताकत ये नहीं होती कि आपने तैयारे गिरा दिए, ताकत ये होती है कि तैयारे आपने भागने पर मजबूर कर दिए। एमएम आलम ने क्या किया था? एमएम आलम ने जहां तैयारे गिराए थे वहां तैयारों को भागने पर मजबूर किया। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटजी है। अब ये तो बिल्कुल इसी तरह हो गया कि मैं और किरण बैठे हुए टीवी पर मैच देख रहे हो और शाहिद आफरीदी खेल रहे हो, तो हम कहें कि यार इस बॉल पर शाहिद आफरीदी को छक्का मारना चाहिए था। ये शाहिद आफरीदी बेहतर जानेगा कि उस बॉल पर उसको क्या करना है। मैं और आप तो तमाशबीन है। तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा अजीब व गरीब निज़ाम है कि बस तबसरा करना है, कुछ ना कुछ है, तबसरा जरूर करना है। अगर नहीं मारते तैयारे तो जी आप तो जंग ही नहीं लड़ सकते, मार देते तो खूनी लिबरल्स टीवी पे आके कहते हाय 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 ये क्या हो गया, तैयारे मार दिए, अब क्या होगा, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, भूख और एहतियाज आज देगी। नज़में पढ़ना शुरू कर देते साहिर लुधियानवी की, तो फिर क्या करते? तो ये बड़ा तरीक़ेकार होता है और इसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। हमने भागने पर मजबूर किया, पीठ पर वार नहीं करते, सीने पर वार करते हैं हम। ये काम किया है पाकिस्तानी फौज ने, पाक आर्मी ने। लेकिन आप ये बताइए, चाय वाला मोदी अपनी स्ट्रैटेजी में क्या कामयाब हो गया है? जो वो भारतीय आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहा था, इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहा था, तो भारतीय आवाम बेचारी मुझे लगता है बड़ी मासूम या फिर बड़ी बेवकूफ़ है कि इन बातों में आ गई है। यहाँ अटैक होता है, यहाँ पर जी फौरन काउंटिंग भी हो जाती है, पता भी चल जाता है 350 दहशतगर्द थे पाकिस्तान के, वो मार दिए जी हमने। तो चाय वाला मोदी क्या कामयाब हो गया अपनी स्ट्रेटजी में? अच्छा, आजकल वो चाय वाला मोदी नहीं है, आजकल वो हाय वाला मोदी है, हाय हाय कर रहा है आजकल। तो उसका मसला ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि उसकी कोशिश थी कि किसी तरह पाकिस्तान रिटेलिएट करे उस तरीके से जैसे वो चाहता था। पुलवामा अटैक के बाद, जो कि उन्होंने खुद कराया अटैक, वो चाहता था कि पाकिस्तान रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ जंग का सा माहौल पैदा हो जाए। इस वक्त हमने जो जवाब दिया है ना, वो बड़ा खतरनाक जवाब है। वो जवाब ये है कि हम वक्त का तायुन खुद करेंगे, वक्त और मकाम का तायुन खुद करेंगे। हम अपनी मर्जी से जाएंगे जहां हमें जाना है। ये इतना खतरनाक जवाब है किरण कि आप अंदाजा नहीं कर सकती। उनकी वहां पे नींद उड़ी हुई होंगी, वो अब वो रोज सोचते होंगे ये कहाँ आएंगे, किस जगह पर आएंगे, क्योंकि कह रहे हैं हम वक्त और जगह का तायुन खुद करेंगे, हम खुद दाखिल होंगे आपके मुल्क के अंदर, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और मुसलमान हमेशा नारे तकबीर लगाकर आवाज देकर दाखिल होता है।
छुप कर नहीं आता मुसलमान, रात की तारीकी में नहीं आता। और एक बात और कह दूं कि फजर के वक्त हमेशा शैतान हमला करता है। फजर के वक्त शैतान ने हमेशा हमला किया है ताकि लोग या तो नमाज ना पढ़ सके या फजर के वक्त बेदार ना हो सके। ये फजर के वक्त आए थे हमला करने, शैतानी ज़हनियत है इनकी, हम इनको बताकर आएंगे। इसीलिए हमने कहा है कि हम वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे। जी, आमिर लियाकत साहब मौजूद रहेगा, सुल्तान अली साहब साथ मौजूद है, तारिक आफाक साहब। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे ब्रेक लेना है। अब 2 घंटे का हम शो कर रहे हैं आज, क्योंकि भारत में लोग खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाया, और हम यहाँ हंस रहे हैं कि ये कैसा सबक सिखाया है। और अब हम आपको बताएंगे तो फिर आप हंसेंगे नहीं, आप रोएंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए साथ से। हमारे रडार्स ने पिक किया कि एक ज्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही, एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत ने 3 तरफ से फजाई हमले की कोशिश की। सबसे पहले लाहौर और सियालकोट और फिर भावलपुर से फजाई हुदूद में दाखिले की कोशिश की गई। पाक फजाइया ने चैलेंज करके नाकाम बनाई। तीसरी बड़ी कोशिश मुजफ्फराबाद सेक्टर से हुई। भारतीय तैयारे बालाकोट में ही जब्बा के मकाम पर बम गिराकर भाग गए। भारत का मकसद फौजी तंसीबात या दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाना नहीं, शहरी आबादी को टारगेट करना था। बम गिरने की जगह पर एक ईंट का मलबा तक नहीं। पाकिस्तान भारत के हमले का भरपूर जवाब देगा। वक्त और मकाम का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास कल तलब कर लिया। वजीर आजम के मुसल्लह अफवाज, कौमी सलामती के इदारों और आवाम को तैयार रहने की हिदायत। बालाकोट में भारी जानी नुकसान भी हकाइक के बरक्स करार। बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर पाक फजाइया की तारीफ। वजीर आजम का भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दुनिया के सामने खुद उजागर करने का फैसला। 4 किलोमीटर एंटर किया तो फिर हिट तो आप दूर कर सकते हैं, 3 मिनट्स में होगा। बात यह है कि जहाज ने एंटर किया 5 किलोमीटर, विद इन 2 मिनट्स वापस चले गए, लेकिन हिट तो जहाज 30 किलोमीटर भी कर सकते हैं 50 मिनट। भारतीय हमले में खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बालाकोट निशाना बनाया गया। वजीर दिफा का समा को इंटरव्यू, कहा जहाज लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 किलोमीटर अंदर आए, 2 से 3 मिनट अंदर रहे। जंगी तैयारे 30 से 50 किलोमीटर दूर हदफ को भी निशाना बना सकते हैं। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान अपनी मनसूबाबंदी भी कर रहा है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी करेगा। हिंदुस्तान के अज़ाइम को पढ़ना, उनको गेज करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, कब करना है, कैसे करना है, किस नौइयत से करना है, दैट इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप। भारत की 5 रियासतों में इलेक्शन नताइज से बीजेपी बौखला गई है। बताया था मोदी हुकूमत इलेक्शन की आड़ में शरंगेजी करेगी। भारतीय जारहियत पर वजीर आजम आलमी क़यादत से राबते करेंगे। OIC इजलास में सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। वजीर खारजा की वजीर दिफा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबा किया आज OIC के बानी रुकन के खिलाफ जारहियत की गई। OIC भारत को बुलाने का फैसला वापस ले। क्या ये जरूरी नहीं था कि उनको मार गिराया जाता, और क्या आप ये बताने की पोजीशन में हैं कि फुल स्केल वॉर का खदशा है या आप इसको रूल आउट करते हैं? आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। सवाल वजीर दिफा से जवाब वजीर खारजा का। वजारत खारजा में वजीर दिफा से सवाल का जवाब वजीर खारजा ने दिया। वजीर दिफा परवेज खटक सवालों का जवाब देने से कासिर। दिफाई नौयत के सवालों का जवाब भी वजीर खारजा देते रहे। वजीर खारजा वजीर दिफा के बयान की वजाहत करते रहे। भारतीय फजाई दरअंदाजी पर पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। हिज़्ब इख्तिलाफ का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। हुकूमत ने मुतालबा मान लिया।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 11 बजे तलब। अपोजिशन रहनुमाओं का भारत को मदऊ करने पर हुकूमत को OIC इजलास का बॉयकॉट करने का मशवरा। मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें OIC का भी बायकॉट करना चाहिए, इस मीटिंग का, जिसमें सुषमा स्वराज को जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बुलाया गया है। भारत जंगी जुनून में आपे से बाहर। कोयरट्टा सेक्टर में भारतीय फौज की गोलाबारी, 6 अफराद जख्मी। नकियाल सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी की इत्तलात। अब्बासपुर कंट्रोल लाइन पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी। और भारतीय फजाइया के तैयारों की पाकिस्तानी हुदूद के खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का रिएक्शन। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तान की फजाई हुदूद के खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया गया। सात से आठ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। बात कर रहे हैं हम भारत की जानिब से कल जो बहुत बड़ी कार्रवाई उनके अपने मुताबिक की गई है उस पर। 12 भारतीय तैयारे, 1000 किलोग्राम बारूद। इतनी तैयारी के बाद भारतीय फौज ने एक पाकिस्तानी को जख्मी किया है। ये भारत के 1 दर्जन तैयारों की कारकर्दगी का पोल इस वीडियो ने खोल दिया, जिस हमले को लेकर भारत इतना चहक रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतनी तालियां पीट रहा है। इसकी वीडियो देखकर अब शायद अपना सर पीट लेगा, क्योंकि भारत के पास सिर्फ इल्जामात और दावे ही तो हैं और पाकिस्तान के पास है जीता जागता और मुंह बोलता सबूत। अब भारत क्या करेगा जनाब? 12 तैयारे आए थे, 1000 किलोग्राम बारूद लेकर आए थे, लेकिन हदफ किसे बनाया? एक घर मामूली सा टूटा और एक शख्स जख्मी हुआ, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट भी भारतीयों के सीने जलाने के लिए काफ़ी है। कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं खुशामद दूंगी। भारत की बेवकूफ़ी कह लीजिए इसे, या फिर भारत की बौखलाहट, झुंझुलाहट कह लीजिए। और उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि पहल तो हम करना ही नहीं चाहते थे, अब पाकिस्तान ने अपना बड़ा क्लियर मौक़िफ़ बता दिया है कि अब अपनी मर्जी से जगह का तयन भी खुद करेंगे और हम जवाब देंगे। कमर साहब। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन सारी कौम इस मामले पे बड़ी मुतफक्र भी है और बिल्कुल जुर्रत के साथ खड़ी है, अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, हुकूमती इस फैसले के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को दिफा का हक भी है और पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने का हक भी है, और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी चॉइस के वक्त के मुताबिक बिल्कुल रिस्पॉन्ड करे। हमें गवर्नमेंट को एक मामला चाहिए, उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो सके और हमारे दिफाई इदारों ने अपना दिफा प्रॉपरली कर लिया। हमें अपने आप को मज़ीद बेहतर गार्ड करना चाहिए, अपने तैयारी बेहतर करनी चाहिए। दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो सफारती मुकदमा है, सफारती महाज पे वो बहुत तगड़ा लड़ना चाहिए। अपने सफारतकारों को भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल टीमें भी भेज के पाकिस्तान का मुकदमा बयान करना चाहिए। लेकिन इस वार हिस्टीरिया में जो इस वक्त हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की ज़रूरत है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको अवामी दबाव के ज़ेर नज़र या अवामी दबाव की वजह से ये जो तासर है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सारी सलाहियतें भी हैं, हमारे पास इक्विपमेंट भी है और हमारे पास जज्बे भी हैं। न सिर्फ अफवाज बल्कि सारी कौम इस मामले में इकट्ठी है, मुत्तफिक है, अपार्ट फ्राम डिफरेंसेस, अपार्ट फ्राम एवरीथिंग, इस मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए इकट्ठी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वार हिस्टीरिया को बढ़ाने की बजाय हिंदुस्तान को फैक्चुअल जवाब दे देने चाहिए, जो हमारा अज़्म है दोहरा देना चाहिए। और उनका ख्याल है कि हम इसको जितना उधर हीट अप हो उसके जवाब में यहाँ हीट हो, फिर उसके जवाब, तो ये सारे का सारा वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, नेगेटिव पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें सफारती महाज को ठीक करना चाहिए, अपनी तैयारियां ठीक करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अज़ाइम फेल हुए, अल्लाह करे आइंदा ऐसा मौका ना आए। अगर आया तो हमारी फौज भी उसका जवाब देगी, कौम भी उसका जवाब देगी। और कमर साहब, जैसे कि आपने बात की, तो पाकिस्तान की जानिब से तो बड़ा पॉजिटिव गया ना, जब 14 तारीख को जब वहाँ पर अटैक हुआ, उसके बाद जो इल्ज़ामात की बारिश शुरू हुई, बौछार शुरू हुई, तो पाक फौज की जानिब से भी, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी एक ही मैसेज, बड़ा क्लियर मैसेज गया कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम चाहते हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, पेश करें, हम कार्रवाई करेंगे। इससे ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज और इससे ज़्यादा अमन की ख्वाहिश के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो हमने किया।
अब बड़ी अहम खबर आ रही है मेरे पास, मैं आप लोगों की जानिब आती हूँ दोबारा, लेकिन अभी आपको ये बता देती हूँ, पाक भारत कशीदगी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हममनसब माइक पॉम्पियो से टेलीफोनिक रब्ता किया है। खत्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। खालिद अजीम साहब से इस गुफ्तगू का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। खालिद साहब बताइएगा। देखिए, आज की सारी सिचुएशन जो है उसके ऊपर आलमी बरादरी को एतमाद में लेने का या अपनी सूरत हाल वाजे करने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया और इसका आगाज़ किया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हममनसब माइक पॉम्पियो को फ़ोन करके। और यकीनन ये कोई आखिरी फ़ोन नहीं है, वो बाकी जो ममालिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आलमी बरादरी के ऊपर यानी जो फैसले होते हैं उनमें कोई अमल दखल रखते हैं, उन सब के साथ इसका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मज़ीद भी उनकी तरफ से राब्ते किए जाने की तवक्को है और उसमें ये सारी सूरत हाल बताई है कि आज किस अंदाज में पाकिस्तान की हुदूद की जो है वो पामाली की गई है और इंडियन जो है यहाँ पे आए उनका तैयारे और उन्होंने किस तरह से यहाँ पे एग्रेशन की कोशिश की, वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और उनको पसपाई इख्तियार करने पड़ी, भागना पड़ा, लेकिन पूरी तफसील के साथ उनको आगाह किया है और इसके साथ साथ अपनी उस बात को भी दोहराया है कि आलमी बरादरी इंटरवीन करे ताकि कशीदगी का जो माहौल है उसमें कमी आए। और उसमें ख़ास तौर पे इस बात का तज़किरा भी मौजूद है कि दोनों ममालिक के बारे में सबको पता है कि वो एटमी क़ुव्वत है और उनके लिए उनकी जो कशीदगी है वो ज़्यादा बदतर मसाइल ला सकती है और इस सारी चीज़ को उन्होंने अपने हम मनसब पे वाजे किया है और यकीनन ये सिलसिला आगे और बढ़ेगा, दीगर ममालिक के साथ भी उनके राब्ते होंगे। ठीक है खालिद साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं आमिर लियाकत साहब आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ, DGISPR कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने सलामती कमेटी इजलास में खुशगवार मूड में कहा मेरे दरख्तों के सुनामी का नुकसान हुआ। DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इस दौरान ये कहा है मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए खून और जंग चाहिए। बड़ा क्लियर DGISPR की जानिब से बताया गया है। वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े खुशगवार मूड में उन्होंने कहा है क्योंकि जो इंडिया बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के गया है, 6 दरख्तों को गिरा कर गया है अपने बमों से, तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मेरे दरख्तों के सुनामी का नुकसान हुआ है। फ़खरुर रहमान ज़रा तफसील दीजिए इसकी। जी बिल्कुल, आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसमें जब वज़ीर आज़म को जो भारतीय तैयारों की जानिब से पे लोड गिराया गया था, हवास वाख्ता होकर जब वो फरार हो रहे थे, तो वो जंगल में गिरा और वहाँ पर जो दरख्त थे उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो वज़ीर आज़म ने खुशगवार मूड में कहा कि मैंने जो दरख्तों की सुनामी शुरू की थी उसका नुकसान हो गया। DGISPR जो मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे, तो उनका कहना ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो पे लोड था ये किसी आबादी पे नहीं गिरा, एक गुंजान इलाके में गिरा और जिससे भारत को के जो दावे हैं वो और ज़्यादा झूठे साबित हो रहे हैं क्योंकि वो शहरियों को निशाना बनाना चाह रहे थे। जी ठीक है फ़खर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर लियाकत साहब आपकी वाली बात कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब का ये एतमाद और टेंशन फ्री उनका इस वक्त अगर आप उनका मूड कह लीजिए, कह रहे हैं कि मेरे दरख्तों को नुकसान पहुंचा दिया, दरख्तों के सुनामी को नुकसान पहुंचाया भारत में। देखिए किरण, दुनिया में यही तरीका होता है कि आपका जो कायद होता है, जो रहबर होता है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए ये बताता है कि मैं कितना परेशान हूँ या मैं कितना पुरइत्मीनान हूँ। तो मैंने पहले ही अर्ज़ आपसे किया था कि इमरान खान का जो इत्मीनान है वो भारत को धाड़े मार मार के रोने पर मजबूर कर रहा है। और जो कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे थे, ये बात मैं पहले अर्ज़ कर चुका था कि हम जंगी जुनून की बात करना ही नहीं चाहते, ये जंगी हिस्टेरिया से बाहर निकलना है और ये बताना है बड़े इत्मीनान के साथ कि आप नाकाम हो गए, आप कामयाब नहीं हुए, ये आपकी नाकामी है कि आप हमारे इलाके में दाखिल हुए और आपको भागते बनी। तो ये सीधी सीधी सी बात है। अब कमर ज़मान कायरा साहब, उनकी फ़ौज का मोराल देखिए, हमारी फ़ौज का मोराल देखिए, वहाँ से आए रोज़ खबरें आती रहती हैं, रिसर्च आती रहती है कि इंडियन फ़ौज खुदकुशियाँ कर रही है, खाने पीने को उनके पास नहीं होता, वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पर वो डाल रहे होते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का आप मोराल देखिए, पाकिस्तानी अवाम का मोराल देखिए, फिर
आप हमारे पॉलिटिशियंस, आप तमाम लोग, आपके अपने इख्तिलाफात जो पार्टी में अंदरूनी मामलात को लेकर जैसे भी इख्तिलाफात हों, लेकिन सरहदों की हिफाजत की जब बात आती है, पाकिस्तान की सलामती की जब बात आती है, तो सब के सब एक पेज पर होते हैं। यही भारत के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। यकीनी तौर पे जी इस इशू पे पाकिस्तान की सरजमीन के दिफा के लिए सारी कौम, पाकिस्तान की इज्जत व वकार के लिए सारी कौम इकट्ठी है, अक्रॉस द डिवाइड इकट्ठे हैं, सारे सेक्शन इकट्ठे हैं सोसाइटी के। मैं जो बात गुजारिश कर रहा था वो ये है, फिर मैं दोबारा उसको दोहराऊँगा। ये बहुत अच्छा हुआ शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमरीकी अपने हम मनसब से बात की है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात इस पर, एक तो उन्होंने हकायक उनको बयान किए होंगे और काफ़ी हकायक उनको पता होता है, वो ताकत है कि उनके पास हमसे शायद निस्बतन बेहतर इन्फॉर्मेशन भी बाज़ औक़ात होती है, लेकिन उनको ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है। हमें ये बताने की दुनिया को ज़रूरत नहीं है कि हम एटमी ताकत हैं और वो एटमी ताकत है, वो हैं। वो बार बार कहने से शायद हमारा मुकदमा को तगड़ा नहीं होता है, इससे शायद इससे हमारे हल्केपन का एहसास ज़्यादा हो। हमें अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, जो हमारे पास है वो है और दुनिया को पता है उसका। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात जो की कि दुनिया अब भी इंटरवीन करे, और पाकिस्तान अब भी चाहता है कि हम मामलात को गुफ्तगू की तरफ लेके आएँ, अपने मामलात को कॉपरेशन की तरफ लेके आएँ। और आज भी हमारा जो कॉपरेशन का रवैया है कि हम उनके साथ इस मामले में तावन करने को तैयार है, वो विड्रा नहीं किया। ये बिल्कुल कमर साहब आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कमर जमान साहब आप, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते के अमन को तरजीह देता है पाकिस्तान। और इस वक्त प्रोग्राम में जनरल राइट परवेज मुशर्रफ साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, ज्वाइन कर चुके हैं। मुशर्रफ साहब, भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान अब देगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया है, पाक फौज का कहना है भारत तैयार रहे, जवाब दिया जाएगा, और इस बार जो जवाब होगा वो बड़ा मुख्तलिफ होगा। सही बात, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि एक चीज़ मैं सबको बता रहा हूँ कि फोर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी नहीं होती है, कि हमारे पास बड़े टैंक हैं, गने हैं, एयर है वगैरह वगैरह, ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा इंटेंट टू यूज़, ये है असल बात, कि हमारा इरादा पक्का है, पुख्ता है, कि हम वो पूरी तरीके से अपनी ताकत आपके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। अब जो ये बात हुई है यहाँ NCA जो मिला है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हेडेड द मीटिंग, ये बिल्कुल इंटेंट टू यूज जाहिर करता है, और आई मस्ट से दैट इज द राइट एक्शन। मुशर्रफ साहब, कारगिल जंग में पाकिस्तान ने भारत को नाके चने चबा दिए थे। आपकी नज़र में जवाबी वार के तौर पर पाकिस्तान की क्या बेहतर हिकमत अमली हो सकती है? अभी जी बिल्कुल वही इसका जवाबी हमला होना चाहिए। जो भी वो करते हैं उसका जवाबी हमला होना चाहिए, और उससे ज़्यादा सख्त होना चाहिए जितना उन्होंने किया है। ये है इंटेंट टू यूज़ दिखाना चाहिए, और ताकि वो फियर ऑफ गॉड उनके वो कहते हैं ना, वो डाला जाए उनके अंदर। खालिद साहब, मुशर्रफ साहब साथ मौजूद हैं और आप सवाल करना चाह रहे हैं मुशर्रफ साहब से। जी जनरल साहब, मैं खालिद अजीम, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था। आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने उस वक्त जो इंटरवीन किया था, उस वक्त के तैयारों ने, भारत के तैयारे आए थे यहाँ पे, और पाकिस्तान ने एक तैयारा गिराया था, और उनका एक पायलट नाचिकीता जो है वो हमारी गिरफ्त में था। तो ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को उसके हवाले से बताएं, और उस वक्त क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई थी, और क्या आज की उस तरह से मैचिंग जवाब दिया जा सकता था? हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो यही था दैट वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इररिस्पेक्टिव। कोई बात इसमें शक शुबा है ही नहीं कि हमने रिस्पॉन्ड कर जाना है। हम कारगिल में हैं, हम बैठे, हम 5 जगह में बैठे हुए हैं, और उस वक्त तक तो जब जिनका जहाज आया था उस वक्त तक तो कार्रवाई कोई उनकी तरफ से हुई भी नहीं थी। वो एयरक्राफ्ट उन्होंने ले आए, LOC के पार ले आए वो उसे, और हमने उसको मार के गिरा दिया। अभी भी यही होना चाहिए, एनीवन कमिंग अक्रॉस मार के गिराओ, ख़त्म करो उसे। तो ये सही हिकमत अमली है। जब मुशर्रफ साहब, DGISP ने भारत को चैलेंज किया है कि 21 मिनट जरा पाकिस्तानी हुदूद में रहकर तो दिखाएं।
हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। देखें, इफ वी आर वर्थ आवर सॉल्ट इंशाल्लाह ताला हम उनको पूरी तरीके से जवाब दे सकते हैं, नॉट ओनली ऑन ग्राउंड बट ऑल्सो इन द एयर। और इसके अलावा उनको हर लिहाज से, वो जो कहते हैं कि हम इनके अंदर जाकर इन्हें मारेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ अंदर छोड़ो, आप तो अंदर आकर मारोगे, हम दाएं बाएं और पीछे से भी मारेंगे पूरी तरीके से, ये फिक्र मत करें आप। ये बात आपकी सुन रहे होंगे भारतीय, और उनके लिए बड़ी बड़ी तकलीफ पहुंचाती है आपकी बातें। आमिर लियाकत साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। आमिर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जन साहब, की तबीयत कैसी है आपकी? हाँ आमिर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं असल में आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ, जब हम भारत गए थे आपके साथ में गया था, तो वहाँ पर आपसे जब ये सवाल किया था एक सहाफ़ी ने, बरखा दत्त ने किया था, और उन्होंने कहा था कि आप तो बड़ी बातें करते थे कि कारगिल में ये कर देंगे, फला कर देंगे, भारत के साथ ये कर देंगे। अब तो आप यहाँ पर सदर मुमलिकत की हैसियत से आए, अब तो मुज़ाकरात के लिए आए, तो मुझे आपको वो जुमला आज भी याद है। आप काजू खा रहे थे और काजू खाते खाते आपने कहा था, मैं अभी भी पाकिस्तानी फ़ौज का आर्मी चीफ हूँ और पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है, देख लो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। सही बात, सही। मतलब डरना नहीं है इनसे। मैंने तो असूल मैंने बनाया हुआ है कि इससे, इंडिया से डरना नहीं है। जो ही आप डरेंगे वो और ज़्यादा चढ़ता रहेगा, सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। तो बिल्कुल वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। ईंट का जवाब आप पत्थर से दें और तैयार रहे। लेकिन माफ कीजिएगा मुशर्रफ साहब, कता कलामी कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह के बौखलाहट का शिकार इस वक्त भारत है, हम तो हंस रहे हैं, डर तो यहाँ दिखाई दे रहा है, डर, खौफ, आप झुंझुलाहट कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, ये तो भारतीयों में दिखाई दे रहा है। हाँ सही हो। मैं एक बताऊँ आपको, बहुत पुराना वाक़या है 65 वॉर का, जिसमें मैं था उधर। मैं आर्मर्ड डिवीजन के अंदर था और हम कसूर से रूही नाला क्रॉस करके जाना था हमने। और यहाँ चक्कर ये हुआ कि हमारा एक टैंक रूही नाला में उलट गया ब्रिज पे, तो वो ब्रिज नाकारा हो गया था। तो इसलिए पूरा हमारा आर्मर्ड डिवीजन, जो कि हजार गाड़ियाँ, टैंक, गाड़ियाँ, गन, तोपें, सब वहाँ खुले मैदान में खड़ी हुई थी, इस एरिया में, कसूर और इसके दरमियान में, रूही नाले के दरमियान में। तो वो इंडियन जहाज आया करते थे और हमारे जहाज जब आते थे वो दुम दबा कर भागते थे, दुम दबा कर। मैं लिटरली कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बाद में ये हुआ कि जब भी इंडियन जहाज आते थे, हम नीचे आर्मी में था, ज़्यादा आर्टिलरी में, हम भंगड़ा डालते थे नीचे, इनको आने दो, अभी हमारे जहाज आने वाले हैं तो इनको सबक सिखाएंगे। तो हम भंगड़ा नीचे डालते थे। तो ये जज्बा था, अभी भी वही जज्बा होना चाहिए, 65 का जज्बा अभी भी होना चाहिए, और हमें पूरी ताकत से इनसे मुकाबला के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल मुशर्रफ साहब, ये जज्बा ये आज भी पाकिस्तानी कौम में, पाक अफवाज के साथ पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम मौजूद है। भारत मुसलसल झूठ बोल रहा है, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, जैसे ही कोई कार्रवाई, बुज़दिलाना कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद आदाद शुमार नंबर्स खुद दे रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। पहले 2016 वाली वो जो सर्जिकल स्ट्राइक के दावे, बबांगे दौहल दावे किए जा रहे थे, उसके बाद भी उनको मुंह की खाना पड़ी थी। सबक वबक नहीं सीखा, फिर से अपनी वही पुरानी कार्रवाइयों पर शुरू हो गया है, पुरानी अपनी बातों पर शुरू हो गया है। ये उनकी आदत है, ये आदत है उनकी झूठ बोलना, क्योंकि उनके दिमाग में एक साजिश होती है। अब इस वक्त वो साजिश वही पॉलिटिकल साजिश है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अंडरमाइन करना है, कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया तो पब्लिक वोट इन्हें डाल देगी। फिर मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नहीं है। वो असल में कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा ऊपर आ रही है, वहाँ वो दोनों कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं और उसकी वजह से उनके जीतने के इम्कानात हैं।
तो इसलिए उन्होंने ये किया है कि उनको हरवाया जाए, उनको अंडरमाइन किया जाए और ख़ुद वो पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक में नज़र आए कि ये बड़े दलेर बहादुर लोग हैं, पार्टी है, और इनको वोट डालें क्योंकि ये पाकिस्तान से सही निमटना जानते हैं। विच इज़ नॉट द केस, लेकिन वो एक जाली अक्स, जो कहते हैं एक जाली अक्स फेंक रहे हैं दुनिया में और अपने पब्लिक की तरफ। जी बिल्कुल, अपनी ही आवाम के साथ सच नहीं बोल रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि आपकी बात भारतीयों के लिए बड़ी बड़ी तकलीफ का बाइस बनती है। आपने जो कुछ किया भी और अब जब आप कोई बात भी करते हैं वो भी उनके लिए बड़ी तकलीफ का बाइस बनता है। कमर साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। DGISPR भी ऐसा कह रहे हैं, मुसलसल झूठ बोलता है भारत, प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुशर्रफ साहब भी वही बात कर रहे हैं, इलेक्शन के बाइस बेबुनियाद इल्जाम है। कामयाब होता देख रहे हैं भारत को अपनी इस स्ट्रैटेजी में? अब मुझे कह रहे हैं जी कमर साहब, आपसे बात करेंगे। गुजारिश है, हिंदुस्तान जो दावे कर रहा है उन दावों की हकीकत हमें खोल देनी चाहिए। कौम के सामने ऑलरेडी आ गई, बहुत सारी फुटेज आ गई। वैसे लाइटर साइड पे वजीर आजम साहब को चाहिए, वो दरख्तों की सुनामी तो खुद तबाही होती है, तो दरख्तों की तबाही तो शायद वो खुद करने जा रहे हैं। अच्छा तो नहीं है इस मौके पे कहना, लेकिन सुनामी को पॉजिटिव लफ्ज नहीं है। सो अगर वो खुद सुनामी ले आए हैं तो अल्लाह बचाए, लेकिन हमारे दरख्तों का नुकसान करके गए, इस खित्ते के अंदर टेंशन बढ़ा के गए। एक गुजारिश, अगर उनका दावा में कोई सदाकत होती, 300 कैजुअलिटीज अल्लाह न करे, अगर 300 अफराद कहीं कत्ल हो जाए, उनकी वफात हो जाए, तो ऐसे में कोलेट्रल डैमेज के तौर पे कुछ 500-700 बंदा जख्मी हो जाता, एक बड़ा इलाका तबाह बर्बाद हो जाता, और वो चीज़ें सैटेलाइट इमेजेस भी आ सकते थे। आज सारा दिन कोई प्रॉब्लम नहीं था हिंदुस्तान को कि वो सैटेलाइट इमेजेस लेके दे सकता था, और इस वक्त तक पाकिस्तान के उस इलाके के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी लग चुकी होती, क्योंकि इतनी कैजुअलिटीज होती, इतने ज़्यादा लोग खुदा न खास्ता जख्मी होते। लेकिन ये तो बिल्कुल खुल गई बात उनकी कि उन्होंने वो नाकाम रहे। एक गुजारिश मैं करूँ, ये कारगिल का जिक्र आप कर रहे थे, मैं नहीं चाहता कि किसी को एम्बैरस करूँ, लेकिन कारगिल कोई बड़ा वाक़या नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, कोई अच्छा वाक़या नहीं है। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को पूछिए कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी उनको। वो हमें उस तरफ नहीं जाना, हमें पाकिस्तान के मुस्बत इक़दामात की तरफ जाना है। और ये याद रखिए, हिंदुस्तान के अंदर इंतहा पसंद इंतहाई ज़्यादा हैं, बड़े खौफनाक है। वहाँ तो वज़ीर आज़म इंतहा पसंद है। उसके जवाब में अगर आप ये हिस्ट्रिया क्रिएट होगा तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा बॉर्डर के उस तरफ हो या इस तरफ हो, इंतहा पसंदों को जाएगा। इस खित्ते के अंदर सॉफ्ट सोसाइटीज़ बननी चाहिए। पाकिस्तान दिफा बिल्कुल करना है, कोई शक नहीं है। अगर खुदा न खास्ता वो वक्त आया, मैं और मेरे बच्चे शायद सबसे आगे खड़े होंगे, हम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन इस हिस्ट्रिया को जितना हम बढ़ाएंगे, इसका फ़ायदा और एडवांटेज जो है वो इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में भी, अगर हमने, हमारी सोसाइटी ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के, बड़ी मेहनत करके, बड़ी हमारी अफवाज ने मेहनत करके, गवर्नमेंटों ने मेहनत करके, हमने इंतहा पसंदी को पुश बैक किया है, उस माइंड सेट को सबसाइड किया है, तो हिंदुस्तान की इस फजूल तरीन हरकत से उनको दोबारा जिंदगी नहीं देनी चाहिए। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ जब जंग हुई या जंगी माहौल बना, उसका अल्टीमेट एडवांटेज उधर के हिंदू इंतहा पसंद को और इधर के इंतहा पसंद को हुआ, उसका कभी फायदा इस मुल्क की आवाम को या उस मुल्क की आवाम को नहीं हुआ। सो ये बड़ा खास ख्याल रखना चाहिए हमें। बिल्कुल, बाकी दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, सारी कौम इकट्ठी है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ये दबाव इस्तेमाल करके बुनियादी तौर पे कश्मीरियों की सपोर्ट विड्रा कराना चाहता है पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान की सरजमीन को नहीं, वो कश्मीरियों की जो सपोर्ट पाकिस्तान करता है, अखलाकी भी, सियासी भी, सफारती भी, वो चाहता है कम हो। और हमारा ये दावा है कि आखिरी बच्चा, सारी कौम भी शहीद हो गई, आखिरी बच्चा भी बचा तो कश्मीरियों के साथ खड़ा होगा। ये पाकिस्तान की कमिटमेंट है कश्मीरियों के साथ, उनकी नस्लों के साथ, कि हम हर हाल में उनकी ये जायज़ मदद करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पे हुकूमत को जो OIC और इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका फौरी तौर पे विजिट कराने चाहिए। और उनके यहाँ भी थोड़ा सा इस जो थोड़ी एक ज़मीर नाम की कोई चीज़ अगर वहाँ मौजूद है तो उसको भी झंझोड़ना चाहिए कि कश्मीरी सिर्फ हमारे नहीं है, कश्मीरी सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो इंसान है। वहाँ इंसानियत की तजलील हो रही है, सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हो रहा, इंसानों का, औरतों का, बच्चों का,
वहां तो तबाहियों बर्बादियों की दास्तान फेर रहा है हिंदुस्तान, और आज आप भी उसको दावतें दे रहे हो। इसके ऊपर बिल्कुल हमें फाल सफारतकारी करनी चाहिए, तहम्मुल के साथ जवाब देने चाहिए और पूरे जोर के साथ हिंदुस्तान के सामने खड़ा होना चाहिए, लेकिन हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करना चाहिए। आमिर साहब जवाब दीजिएगा। जी, पहली बात तो मैं कमर ज़मान कायरा साहब बहुत अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि आप तारीख़ी हक़ाइक़ मस्क कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपने सुनामी का जिक्र किया, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि सुनामी से ज़्यादा बुरा लफ्ज़ तीर है। तीर तो इमाम हुसैन पर चले थे, तीर तो करबला में चलाए गए थे, तीर तो घायल करता है, तीर तो ज़ख्मी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें अलामतें होती हैं, उन अलामतों को कभी भी उनका तस्करा नहीं करते। सुनामी एक अलामत है, सुनामी का मतलब है तूफ़ान, यानी दरख्तों का एक तूफान आ गया है, एक हमने तूफान ला के खड़ा कर दिया, एक दरख्त ही दरख्त है, तो एक अलामत है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लफ्जों पर बहस करना, लेकिन आप बिल्कुल कमर साहब मैं आपसे दरमियान में नहीं बोला था, कमर साहब मैं दरमियान में नहीं बोला था, मेरी जरा गुफ्तगू सुन लीजिए, आप जरूर कहिएगा। मैं आपकी पूरी बात मैंने आपकी सुनी, मैंने पूरी बात आपकी सुनी। दूसरी बात आपने कारगिल की बात की है, कारगिल का जी आप कारगिल की गवाही नवाज शरीफ से ले रहे हैं, नवाज शरीफ से ले रहे हैं आप, जिसको पाकिस्तान की अदालत ने मुस्तनद झूठा करार दिया है। कारगिल की गवाही आपको पाकिस्तानी फौज से लेनी चाहिए, कारगिल की गवाही आपको पाकिस्तानी जनरल से लेनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने मैं माजरत चाहती हूँ आप दोनों से। हम चाहते हैं कि आज मुझे जवाब सुनिए, आपने उनको मौका दे दिया। किरण, मुझे आई हैव टू रिस्पॉन्ड हिम। कमर साहब कर लीजिए। कैसे कह दिया आपने कि मैं हकायक मसख कर रहा हूं? डॉक्टर साहब बड़े अदब से, ये टेलीविजन कोई माहौल नहीं होता कि हम इस पे तलखियां करें, लेकिन आपने मुझे ऐसे ही कह दिया। क्या सनद है आपके पास? सुनामी बुनियादी तौर पे तबाही और बर्बादी की अलामत होती है। जहां कहीं समुद्री तूफान आते हैं, तीर क्या आबादियां इंसानों के बस्तियां खा जाते हैं, उसको सुनामी कहा जाता है भाई। और कमर ज़मान कायरा साहब, एक हथियार है, तीर तो दिफा का हथियार है। आज पाकिस्तान आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बैठे हैं सर, हम पाकिस्तान की सलामती की बात लेकर बैठे, भारत को जवाब देने के लिए बैठे हैं। आप कमर ज़मान कायरा साहब, आप आमिर लियाकत साहब, आप दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और आप दोनों की जानिब से जो मैसेज जाएगा भारत को, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। सर आप दोनों आज इसीलिए मेरे साथ शो में बैठे हैं। मैं माजरत चाहती हूँ, हम टॉपिक से हट रहे थे। कमर साहब, सर वो 2011 का उसामा बिन लादेन का वाक़या हो, किसी भी गैर मुल्की तैयारों का पाकिस्तानी हुदूद में आना मुश्किल सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? कमर साहब देखिए, उस वक्त भी ये पाकिस्तान के ऊपर आने वाला वाक़या, आई एम वेरी सॉरी किरण, मुझे ये बातें पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा उठ के अपनी मर्जी से बात करेगा तो उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। मैं आप दोनों से चाहती हूं कि हम टॉपिक पे जी पाकिस्तान बिल्कुल मैं आपकी जानिब आऊंगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूं क्योंकि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है भारत को। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप भी हैं और कमर ज़मान कायरा साहब, आप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आप दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आना है। आप इस वक्त सिचुएशन को समझिए, हमने भारत को मैसेज देना है, हमने बताना है कि इस वक्त हम तमाम लोग एक पेज पर मौजूद हैं। कमर ज़मान कायरा साहब आपकी जानिब में आती हूँ, आमिर लियाकत साहब आपकी जानिब आती हूँ, खुर्शीद कुसूरी साहब साबिक वज़ीर ख़ारिजा, वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान ने भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैये को, कुसूरी साहब, दुनिया के सामने उजागर करने का फैसला किया है। कितना फायदेमंद स्टेप होगा ये पाकिस्तान की जानिब से? जरा थोड़ा सा ऊंचा बोल लेंगी आप? कुसूरी साहब, मैं बहुत ज्यादा ही ऊंचा बोलती हूँ लेकिन शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पाकिस्तान ने भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैया है दुनिया के सामने उजागर करने का फैसला कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट इकदाम पाकिस्तान की जानिब से, कितना फायदेमंद देख रहे हैं आप इसे? देखिए, पाकिस्तान का रवैया पहले दिन से बहुत जचा तुला है, नपा तुला है। शुरू हो जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच से, जो 6 मिनट की स्पीच थी, 5 मिनट उसमें अमन की बात की गई, ऑफर की गई कि आप जनाब आइए इन्वेस्टिगेट करें, और आखिर में कहा गया अगर आप कुछ करेंगे तो हम जवाब सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। ISPR ने भी वही चीज़ कही। उसके बाद मोदी साहब फरमाते हैं, आए गुर्बत के खिलाफ मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लड़ाई करें। और भी गुर्बत के खिलाफ तो लड़ना चाहिए, लेकिन एक दिन आप ये कह रहे हैं, अगले दिन आप ये ड्रामा रचा रहे हैं, तो उसमें उनसे कुछ गलतियां सरजद हो गई हैं।
जो कि पाकिस्तान को मौका मिला है कि वो अब दुनिया को दिखाएगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने को 350 बंदे कितने बंदे मार दिए हैं, जगह अभी टीवी में दिखाई जा रही है। और बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान आर्मी का, SPR का, कि वहाँ पाकिस्तानी अखबार नवीस और गैर मुल्की अखबार नवीस जो हैं उनको वहाँ लेके जाया जाएगा। आज के दौर में ये मुमकिन ही नहीं कि गवर्नमेंट जितनी चाहे खबर छुपानी कि वो छुप जाए, क्योंकि मीडिया वाले हर जगह पहुंच जाते हैं और वहां के लोकल विलेजर्स से बात कर लेते हैं। अभी तक मैंने देखी है गार्डियन की स्टोरी में इस्लामाबाद, दिल्ली और लोकली खबर आई है, ऐसी कोई नहीं कैजुअल्टीज की। फिर रॉयटर की एक स्टोरी आई है, उसने किसी विलेजर से, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बात की है, उसने कहा आवाजें सुनी गई हैं रात के वक्त। अब जो आवाजें सुनी गई हैं वो क्या पाकिस्तानी हवाई जहाज थे, हिंदुस्तानी हवाई जहाज थे, इससे तो कुछ इल्म नहीं है। एक चीज क्लियर हो गई कि जहां उन्होंने गिराया है अपना पे लोड, वो जल्दी में जब भाग रहे थे वहां से, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स आ गई उनके मुकाबले में उन्हें रोकने के लिए, वो जगह डिटरमिन हो गई है। और उस जगह पे वो इतना जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा जब वहां गैर मुल्की मीडिया जाएगा। अब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने अभी तक हैंडल अच्छा किया है। सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन वो नहीं पास हुआ जो भारत चाह रहा था, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। वो तो रेजोल्यूशन ऐसा है जैसे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी पहले दिन कंडेम कर दिया था, तो उससे भारत खुश नहीं था। डिप्लोमेटिकली हमने, आज फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि मुख्तलिफ ममालिक से हमारे कॉन्टेक्ट हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ हेड्स ऑफ स्टेट से बात करेंगे और कुछ से कर ली है। शायद क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का नाम लिया गया है और क्राउन प्रिंस अबू धाबी का नाम लिया गया है। मुझे कोई शक नहीं कि और लोगों से भी बातचीत होगी। पाकिस्तान का शुरू से बड़ा एक बैलेंस सा है स्टैंड, और जो इंडिया ने कोशिश की थी पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कि जनाब ये एक टेररिस्ट हमला है, वो उसका मुंह बोलता जवाब ये है कि वो बंदा कश्मीरी है। भारत का मीडिया भी इसको नहीं डिनाई कर रहा। उनके मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है उसके वालिद से बात करके वो लड़का कौन था, किस तरह उसको जलील किया गया, किस तरह उसकी ज़मीन में नाकें रगड़वाई गई, उसको आपने मोटिव प्रोवाइड किया हमले का। अब आप उसको, क्योंकि ये मानने को नहीं तैयार अपनी आवाम के सामने कि हमारी कश्मीर पॉलिसी फेल हो गई है। पहले इन्होंने महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, PDP के साथ मिलके वहां बनाई थी अपनी कोलिशन गवर्नमेंट, उसको इन्होंने कहा था उसमें कि हम हुर्रियत से बात करेंगे और पाकिस्तान से बात करेंगे। जब इन्होंने कुछ नहीं की और वो फेल हो गई तो इनको गवर्नर रूल वहां लगाना पड़ा, जो कि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था कि बीजेपी ने पहली दफा हुकूमत बनाने की कोशिश की और वो वहां जाके फ्लॉप कर गई। तो मैं ये समझता हूं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू से इश्तियाल अंगेज पोजीशन नहीं की। लेकिन आज जो बयान आया है वो बड़ा फर्म बयान है कि जी हम अमन चाहते थे, आपने एक्ट ऑफ वॉर कमिट किया है, क्योंकि आपने, और उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1971 के बाद हवाई जहाज यूज हुए हैं जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है। इसलिए पाकिस्तान ने सही जवाब दिया है कि हम इश्तियाल में आके जवाब नहीं देंगे, सोच समझ के जवाब देंगे, मुनासिब मौके पे देंगे और टाइमिंग हमारी होगी, लोकेशन हमारी होगी। और जो कौमें कॉन्फिडेंट होती हैं, जो फौजें कॉन्फिडेंट होती हैं, पाकिस्तान की फौज बैटल टेस्टेड, बैटल हार्डन्ड है, उसने कई साल अपने इलाके छुड़वाए हैं। टेररिज्म में शायद उसका सबसे ज्यादा कामयाब परफॉर्मेंस है कि नॉर्थ वजीरिस्तान जो हेडक्वार्टर समझा जा रहा था, अगर आप उसको अमेरिकन के साथ मिला लें कि अमेरिका के 17 साल हो गए हैं वहां, अब वो ये सोच रहे हैं बातचीत के जरिए जाने की। यहाँ तो इनको एरिया फारिग करा लिया गया है। तो अगर भारत ये चाहता है तो फिर तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और अवाम इकट्ठे खड़े होंगे। और देखें, बहुत अच्छा है कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है, और मुझे बहुत खुशी है कि जो लीडर हुकूमत के खिलाफ भी हैं उन्होंने कहा जी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट
इस मामले में इकट्ठे एक पेज पर हैं। और अब जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस मिल गया है कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू टेक व्हाटएवर एक्शन इट कैन, और मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना रोल अदा करे और सिक्योरिटी काउंसिल अपना रोल अदा करे। अच्छा कसूरी साहब, बेहतर बात की आपने सर। अब चाहे वो 2011 का उसामा बिन लादेन का वाकया हो, किसी भी गैर मुल्की तैयारों का पाकिस्तानी हुदूद में आना मुश्किल सूरत हाल है, इससे निपटने की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये उसको ना मिलाएं उसामा बिन लादेन वाले को, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक सुपर पावर से आप हैंडल कर रहे थे, हो सकता है, मैं तो नहीं जानता, उन्होंने आपके रेडार्स जैम कर दिए हों, वो एक कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तो नजर आ रहा है कि ये आए 4, 5, 6 सेकंड को है वहाँ, और उसमें उन्होंने टाइम जो लगा है वो पाकिस्तान के जहाज़ों को आने में लगा है, वो जो भी 2, 4, 5 मिनट लगे हैं, लेकिन इन्होंने तो क्रॉस किया जो 4 किलोमीटर है, तो मेरा ख्याल 30-35 सेकंड में वो आ सकता है। बाकी तो बद हवास टाइम जो लगा है वो हमें चैलेंज करने में, क्योंकि हमारे हवाई जहाज वहां तो नहीं खड़े हुए थे, उन्होंने जाके इनको जब चेज किया तो वहां से भागे, और इतना कम टाइम था कि इनको यही डर था कि कहीं शूट डाउन ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने जो वेपन्स, वो पेलोड था, जमीन पे गिरा दिया बदहवासी में। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब साथ मौजूद। और भारत की जग हसाई के लिए यही काफ़ी है, जो कुछ मंजर पर आ रहा है, जो कुछ मंजर आम पर आ रहा है, जो वीडियो सामने आ रही हैं, जिस तरह के आप अबांगे दौल दावे कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया और किस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, वो शायद आपके लिए काफ़ी, अगर हिम्मत है तो फिर वो अपनी स्क्रीन पर ज़रा चलाएं और अपने नाज़रीन को दिखाएं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यही टॉपिक जारी रहेगा। सात से आठ में एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी आपको। भारत ने खेल के मैदान में भी पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं। भारत ने PSL सीजन का बॉयकॉट किया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नफरत का इजहार सबके सामने है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सामना नहीं करना चाह रहा है, लेकिन अकल ठिकाने आ गई है। जावेद मियादाद साबिक कप्तान इस वक्त साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगी। हालिया कशीदगी में जावेद भाई, क्या खेल के मैदान में माहौल मजीद खराब देख रहे हैं आप? डेफिनेटली देखें ना, इनकी तो हरदर्मी हमेशा से रही है। इंडिया ने कभी भी है ना, कभी भी यानी कि अपने आप को वो समझते हैं बड़े सुपर पावर हैं, और जो कि हैं नहीं। और कहते हैं ना कि हर चीज़ में इन्होंने बस, इनको एक आदत हो गई है कि पंगा लेने की, जो हमारे यहाँ कहते हैं पंजाब में कि पंगा ले रहा है, और पंगा जब लेता है ना तो पंगे का है ना असर जो है बहुत बहुत ख़तरनाक आता है। तो ना ये क्रिकेट में आते हैं, ना फिर ये अपनी बस ये ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से पाकिस्तान को धमका दें, डरा दें, और इनको ये नहीं पता कि हम वो कौम है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम फेस करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। तो क्रिकेट से भी भागते हैं, और दूसरे तरीके से भी जो आज इन्होंने जो किया है, ये अपनी शर्म अब खुद मिटा रहे हैं, और ये डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन जो इनको कश्मीर में जो फेस करना पड़ रहा है और पूरी दुनिया में जो फेस करना पड़ रहा है। तो ये मोदी साहब जो हैं वो लगे हुए अपनी सीट बचाने के चक्कर में, उनको नजर आ रहा है कि वो अब आइंदा के लिए इलेक्शन नहीं जीत सकते, और जिसकी वजह से, और दूसरा एक और टेक्निकली मैं बताऊं कि जहाज में क्या होता है, फाइटर जो प्लेन होते हैं, जब उसके अंदर आप बॉम्ब्स और ये वो रखे हुए होते हैं, तो जैसे ही हमारे रिडार में ये आए होंगे, हमारे जहाज ने टेक ऑफ किया है, इनको नजर आया होगा, तो इन्होंने भागने में वो चीजें फेंकी है, और जहां भी है ना बॉम्ब गिर गए वो गिर गए, और ये भागे। क्योंकि जब जहाज के अंदर अगर आपके बॉम्ब और हैवी होता है, वो उसको आप शार्प टर्न नहीं कर सकते, उसको माइलों में टर्न करना पड़ता है जहाज को। तो इनकी ये चीज जो है टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि ये हुआ है, और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने क्या कर दिया। अच्छा जावेद भाई, जैसा कि आपने टेक्निकल बात की है,
तो यही इतनी इस्तेदात है, इतनी काबिलियत है बस भारत की, ऐसे आते हैं और फिर खुशियां मना रहे हैं कि जी हम बम मार के आ गए, पाकिस्तान में 350 लोग मार के आ गए। उनके मीडिया प्रोपेगेंडा दावा सुबह से इसी में लगी हुई है और 2017 की एक एयर शो की वीडियो दिखा रही है कि ये किया है पाकिस्तान में उन्होंने जाके। अरे वहाँ के लोग और मीडिया, वहाँ के लोग और मीडिया वाले इतने डरते हैं अपने उससे, उनसे ज्यादा अपने जो जितने भी इतने वहाँ पर जो पुलिस है ये इतने डरते हैं, बेचारे बोलना चाहते हैं मगर बोलते नहीं है। क्योंकि वहाँ एक ग्रुप नहीं है, वहाँ हजारों की तादाद में ग्रुप हैगा। वहाँ पर इनकी इंडियन में भी हिंदूज में भी एक कास्ट नहीं है, अलग अलग कास्ट है और हर एक ने अपने अपने ना एक ऐसे वो बनाए हुए इलाके और इलाकों की तरह से ना ये चल रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर सब डरे हुए होते हैं गवर्नमेंट से, जो कह दे गवर्नमेंट बस वो बेचारे डरे हुए होते हैं क्योंकि बड़े छोटे दिल के हैंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह ये बता रहा हूँ कि ये आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, इनकी कोई चीज चलेगी नहीं। ये मैं दावा करके बोल रहा हूं कि इनकी हर चीज जो है डिसमेंटल है इस वक्त। इनको नहीं पता ये लड़ाई और पंगा ले रहे हैं किससे, मुसलमान से ले रहे हैं, मुसलमान कौम से ले रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर बहुत हाथ उठाने वाले लोग हैं जो कुछ नहीं होता। इसको ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ताहयात जिंदा, और किसी ने भी इसको मैली नजरों से देखा वो खुद का खुद मर जाएगा और पछता हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे जावेद मियां साहब, जिस तरह के हड़बोंग और जिस तरह की बौखलाहटें, जिस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं भारत की और जो मजीद सामने आ रही हैं, जो जंगी जुनून में पागल हुआ फिर रहा है, तो शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है कि खुद ही मुँह की खा रहे हैं, खुद ही अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब क्योंकि आपने अपनी कार्रवाई कर दी है, आपने दिखा दिया है कि आप कितना कर सकते हैं, अब आप तैयारी कर लीजिए, पाकिस्तान आपको जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद और अपने मुल्क का बेहद ख्याल रखिएगा। कल आने के बाद।